हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत इस साल 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस जश्न को आजादी के अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। कॉमन नागरिकों के तिरंगे के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए और पेट्रियोटिज्म और देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस साल 2022 में हर घर तिरंगा प्रोग्राम मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, हमारा प्यारा तिरंगा शुरुआत से ही इस डिजाइन का नहीं था। वक्त के साथ साथ भारत के झंडे का डिजाइन बदलता रहा है। आज हम इस वीडियो में हमारे प्यारे तिरंगे के शुरुआत से आखिर तक के सफर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1857 से पहले भारत में अलग अलग राजवंश और राजवाड़े अलग अलग झंडे इस्तेमाल करते थे। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया के लिए एक झंडे की जरूरत महसूस की। इसके बाद ब्रिटिश राज की जानिब से इंडिया का फर्स्ट फ्लैग जारी किया गया। इस फ्लैग को स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। दोस्तों, स्टार ऑफ इंडिया कोई सिंगल झंडा नहीं था, बल्कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स थे जो कि अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। स्टार ऑफ इंडिया के रेड एंसन को सिविल एंसन और ब्लू एंसन को नेवल एंसन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के झंडे के तौर पर इस झंडे का यूज किया जाता था। इन सभी झंडों पर यूके का फ्लैग या यूनियन जैक मौजूद होता था। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। यूरोप में 16वीं और 17वीं सदी में स्पेनिश एम्पायर और डच के बीच लड़ी गई 80 ईयर्स वॉर के बाद नेदरलैंड्स ने दुनिया का सबसे पहला 3 रंगों का झंडा एडॉप्ट किया। यह झंडा आज़ादी को दर्शाता था। इसी तरह 1790 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच पब्लिक ने रिपब्लिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला 3 कलर्स का झंडा एडॉप्ट किया। इन 3 कलर्स के झंडों ने आगे चलकर बहुत सारे दूसरे देशों के झंडों को इंस्पायर किया। दोस्तों, अब वापस टॉपिक पर लौट आते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रिप्रेजेंट करने वाले एक नए झंडे को बनाने का अवसर प्रदान किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडे का इस्तेमाल किया गया जिसमें के 3 रंगों की पट्टियां बनी हुई थी। ऊपर हरा, मध्य में पीला और नीचे लाल। हरे बैंड में 8 कमल के फूल बने हुए थे जो 8 प्रोविंसेस को डिनोट करते थे। बीच के पीले बैंड में वंदे मातरम लिखा हुआ था और लाल बैंड में एक सूरज और चांद बना हुआ था। क्योंकि ये फ्लैग कलकत्ता में बना था, इसलिए इसको कलकत्ता फ्लैग कहा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन में भी ये झंडा यूज किया गया था। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में हुए सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इस झंडे को यूज किया। इस झंडे को वंदे मातरम झंडा भी कहा जाता था। लगभग इसी पीरियड के दौरान स्वामी विवेकानंदा की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने भी एक झंडा प्रपोज किया जिसके बीचों बीच एक वज्र बना हुआ था और वंदे मातरम इस वज्र के दाएं और बाएं आधा आधा लिखा हुआ था। इस झंडे के बॉर्डर पर 108 दिए बनाए गए थे। इस झंडे को भी 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में पेश किया गया था। इस पीरियड में इन 2 झंडों के अलावा झंडों के कुछ और नए डिजाइन भी प्रपोज किए गए, लेकिन किसी भी डिजाइन को पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। भारत के मॉडर्न झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया ने 1916 में 30 नए झंडों के डिजाइन प्रपोज किए। इसी साल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान एक नए झंडे को एडॉप्ट किया। इस झंडे के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर यूनियन जैक बनाया गया था और अपर राइट कॉर्नर पर एक चांद सितारा बना हुआ था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां हॉरिजॉन्टली बनी हुई थी और इन पट्टियों पर डायगोनली 7 सितारे बनाए गए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला झंडा था जिस पर अंग्रेजों ने कार्रवाई की। कोयम्बतूर के एक मैजिस्ट्रेट ने इस झंडे के यूज पर पाबंदी लगा दी थी। अब भारतवासियों में झंडे की चाहत बढ़ने लगी थी। 1920 में लीग ऑफ नेशंस में भारत के नॉमिनेटेड मेंबर्स ने भी भारत के लिए एक अलग झंडे की मांग की। 1921 में गांधी जी ने भी झंडे की जरूरत पर लिखा और कहा कि झंडे में चरखे या फिर स्पिनिंग व्हील का निशान होना चाहिए। गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को भारत के नए झंडे का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। 1921 के कांग्रेस सेशन में गांधी जी नए झंडे का डिजाइन प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन नया झंडा वक्त पर डिलीवर न होने के कारण इस डिजाइन को पेश करना पड़ा था। दोस्तों, 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में निकाले गए जुलूस में कांग्रेस वर्कर्स ने पिंगली वेंकैया का बनाया स्वराज ध्वज लहराया। इस ध्वज पर
चरखे का निशान बना हुआ था। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस के लोगों के बीच झड़प हुई। 1923 के मई की पहली तारीख को जमनालाल बजाज, जो कि नागपुर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ध्वज सत्याग्रह शुरू की। ये ध्वज आंदोलन का एक अहम पॉइंट था। इसके बाद जुलाई 1923 में कांग्रेस ने मीटिंग में इस आंदोलन को सपोर्ट किया और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को मैनेज किया। इस आंदोलन में तकरीबन 1,500 लोग अरेस्ट किए गए। 1931 में कांग्रेस ने स्वराज ध्वज को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेज सरकार ने स्वराज ध्वज का इस्तेमाल बंद न करने पर म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल गवर्नमेंट से फंड्स विड्रॉ करने की भी कोशिश की, लेकिन स्वराज ध्वज का इस्तेमाल कम नहीं हुआ। आज़ादी के कुछ समय पहले 1947 में आज़ाद भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और इस असेंबली ने आज़ाद भारत का झंडा सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी इस कमेटी का हिस्सा थे। 14 जुलाई 1947 को कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे को ही कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। चरखे के निशान को झंडे से हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र को झंडे में ऐड किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेहरू ने इस झंडे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा और असेंबली के सभी मेंबर्स ने इस फ्लैग को अप्रूव कर दिया। इस अप्रूवल के बाद से लेकर अब तक यानी 2022 तक यही तिरंगा झंडा हमारे देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नेशनल फ्लैग है। दोस्तों 1947 में आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी एक झंडा प्रपोज किया था, लेकिन नेहरू ने इस झंडे को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इस झंडे पर यूनियन जैक बना हुआ था। दोस्तों ये था हमारे देश के झंडे का अव्वल से आखिर तक का सफर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।